Welcome to MediJE classes. This is fourth lecture of current electricity class 12th physics. Okay. Now इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि रजिस्टर एंड उसके जो कलर कोडिंग्स होते हैं, रजिस्टर एंड इट्स टाइप एंड इसके कलर कोडिंग्स है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रजिस्टर. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा रजिस्टर का मतलब होता है द डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ऐसा डिवाइस जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज नोन एज रजिस्टर. सो इट इज अ डिवाइस विच what oppose the flow of current. ठीक है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो करंट को क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होता है दैट इज नॉन एज रेजिस्टेंस, एंड जो डिवाइस है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं. ओके, सर्किट में रजिस्टर कैसे दिखाते हैं? इन सर्किट registers are represented as how. अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू रजिस्टर या कांस्टेंट वैल्यू रजिस्टर. और कांस्टेंट यानी इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो फिक्स होगा. एंड दूसरा है आपका, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर. ठीक है, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है. ठीक है, नाउ बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो दो टाइप का होता है. एक वायर बॉन्ड रजिस्टर, यानी जिसको हम वायर्स के बाइंडिंग के थ्रू बनाते हैं, एंड अनदर वन इज कार्बन रजिस्टर. ठीक है, जिसमें सिरामिक का सिलेंडर, हम दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर. ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर में बेसिकली क्या आएगा? पहला वायर बॉन्ड रजिस्टर. ये वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया. इसमें होता क्या है कि एलॉय का वायर्स होते हैं, उसको सिरामिक कोर पे, सिरामिक कोर होता है, सिरामिक मटेरियल होता है. ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग बनाते हैं बाइंडिंग के थ्रू एज इट इज. बस स्प्रिंग में क्या होता है कि वो आपका स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, बट जो हम रजिस्टर बनाते हैं उसमें जो वायर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं एलॉय का, जैसे टंगस्टन है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन, निक्रोम, ये सब एलॉय का. सो इट कंसिस्ट what it consists wire of alloys like manganese, nichrome, okay, constantan, wind over the mostly ceramic core. सिरामिक कोर के ऊपर क्या करते हैं, इसको सिरामिक कोर के ऊपर बाइंड करते हैं. ठीक है, इसमें कई बारी प्लास्टिक भी होता है, जो हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं उसके ऊपर भी इसको वाइंड करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको वायर बॉन्ड रजिस्टर बोलते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. इसका एडवांटेज ये है कि इट इज इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर, यानी अगर आप बाहर में टेम्परेचर चेंज भी करते हो, इन दैट कंडीशन इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है. रेजिस्टेंस ऑफ वायर बॉन्ड रजिस्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम या इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर. सो ऐसा लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ
वायर बॉन्ड रजिस्टर इज independent from the temperature, यानी ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग इनसेंसिटिव होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी इसके रेजिस्टेंस के जो वैल्यू होते हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होता है, चेंज तो होता है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव होता है। ये इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि फ्यू ओम्स के भी अगर आपको वायर बॉन्ड रजिस्टर बनाना है तो आपको लॉन्ग वायर्स के रिक्वायरमेंट बना चाहिए होगा, ठीक है। लॉन्ग वायर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्यू ओम्स रजिस्टर, तो इसके कारण से ये क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और जो कॉस्टली हो जाएगा तो उसको हम जनरली यूज नहीं करते, नहीं के बराबर। अगर उसका कोई अल्टरनेटिव अपने पास अवेलेबल है तो हम कॉस्टली चीजों का यूज नहीं करते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज का ये है कि फॉर मेकिंग few ohms of resistance it requires long wire, okay, it requires long wire, जिसके कारण से क्या होता है, ये कॉस्टली हो जाता है, hence it is कॉस्टली। ये कॉस्टली हो गया एंड कॉस्टली चीजें हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका एडवांटेजेस एंड उसका डिसएडवांटेज, ठीक है। और ये जगह मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता, जो कॉस्टली चीज होता है उसका डिमांड कम होता है, और डिमांड कम होगा तो वो चीज ऑब्वियसली बात है मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो ये था आपका वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर का यूज हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस या इंडस्ट्रियल जो सर्किट डिजाइन होता है उसमें हम यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर का, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं हम कार्बन रजिस्टर। देखिए कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन रजिस्टर, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक सिरामिक का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के इनसाइड में कुछ मटेरियल का पेस्ट भरा होता है, जैसे उस मटेरियल का नाम है आपका कार्बन ब्लैक, ठीक है, रेजिन एंड क्ले, इन तीनों का मिक्सर होता है। सो इट कंसिस्ट ceramic cylinder filled with ceramic cylinder filled with mixture of carbon black, clay and रेजिन, इन तीनों का मिक्सर जो होता है वो इस टाइप से होता है कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मेटालिक टिप बनाया जाता है, ठीक है, ये मेटालिक टिप है जिससे कि वो सर्किट में कनेक्टेड होता है। ये सिलेंडर है सिरामिक का जिसमें आपका कार्बन ब्लैक प्लस क्ले प्लस रेजिन, इसका मिक्सर रहता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लेस कॉस्टली होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव भी नहीं होता है और बहुत लो कॉस्ट मटेरियल होता है ये, ठीक है। रुपीज का ऑलमोस्ट ₹1 का एक आता है, मैं आपको प्रैक्टिकली शो भी कर दूंगा, ठीक है। ये सस्ता होता है और जब उसके का वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस के अल्टरनेटिव में ये रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो फिर हम कॉस्टली क्यों यूज करेंगे, ठीक है। सो एडवांटेजेस ये होता है कि इट इज लेस कॉस्टली, हैंस इसका यूज मार्केट में अवेलेबल भी अच्छा रहता है, इट्स कॉस्ट इज वेरी लेस, इट इज
easily available in market. Size of such register is very small. साइज स्मॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सर्किट है वो उतना अच्छा कंपैक्ट बनेगा, सर्किट जो है उतना छोटा बनेगा। और आजकल तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े चीजों को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब अगर साइज छोटा है तो ऐसे कंडीशन में इस पे जो नाम लिखते हैं, यानी जो वैल्यू है उसका, जैसे मान लीजिए कि कोई 10 ओम का है, कोई 100 ओम का है, कोई 120 ओम का है, वो लिखना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप लिख भी दोगे तो इसका साइज इतना छोटा है कि उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कि इंस्टेड कि उस पे हम नंबर्स लिखें, हम यूज करते हैं कलर कोडिंग। यानी उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का बैंड होता है उस पे। ठीक है, और उस बैंड्स के रिगार्डिंग हम उसका कलर कोडिंग करते हैं। देखिए कुछ अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा, ये रजिस्टर है। ठीक है, ये इस पे अलग अलग कलर के बैंड्स लगे हुए होते हैं, ये अलग अलग कलर में भी आता है, अवेलेबल होता है। ये जो मटेरियल है ये आपका सिरामिक है। ठीक है, और इस पे नंबर्स के बजाय डिफरेंट डिफरेंट देखिए कलर है, जैसे आपका रेड है, ब्लैक है। अभी उसका कोडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन रजिस्टर है, ये आपका सिरामिक का सिलेंडर है जिसके अंदर जो मटेरियल है तो वो फिलअप रहता है। ये मेटल का टिप है जो सर्किट में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के रजिस्टर्स हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। यही कार्बन रजिस्टर जो है ये आपका यही है। ठीक है, जो हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं सर्किट में। अब देखिए कि इसका कलर कोडिंग कैसे होता है। ठीक है, कलर कैसे कैसे पता लगता है कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो हम करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, सो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ओके, इसमें एक पर्टिकुलर कलर का सीरीज याद रखना पड़ता है। लिख देते हैं हम नेम ऑफ कलर। दूसरा इसे बनाया जाता है जो कि डिजिट के लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डिजिट, multiplier, and fourth one is for tolerance. Okay, now नाम कलर की बात करो तो ये हम ले लेते हैं पहला होता है आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये मेन कलर्स हैं जिसका कलर कोडिंग रहता है। ठीक है, जो ब्लैक होता है उसके लिए डिजिट यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लायर, ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर यूज करते हैं 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हर एक का अपना मल्टीप्लायर है। अब इस सब का मीनिंग क्या है वो तो हम एग्जांपल देखते हैं उससे। और फोर्थ वन होता है टॉलरेंस।
हर एक कलर का भी टॉलरेंस होता है, हर एक कलर का टॉलरेंस होता है, लेकिन आपको सिर्फ 2-3 ही टॉलरेंस पढ़ने हैं। जो लास्ट में आता है ये तो मेन कलर्स हैं, जिस और बाकी जो टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे वो आपका है गोल्ड, गोल्ड के लिए कोई नंबर यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉलरेंस यूज करते हैं ±5%। ओके, फिर गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर जिसका कोई डिजिट यूज नहीं करते हैं, टॉलरेंस 10%। एंड लास्ट वन इज जैसे नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस होता है ±20%। ठीक है, तो इसका तो हम वैल्यू देखते हैं। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है, क्यों हर एक रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ टॉलरेंस के साथ आता है। रीजन होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो कंपनीज होती हैं, वो कोई डिवाइसेस ऐसे बनाते हैं जो काफी आगे और काफी पीछे तक यूज, जैसे हमारा रजिस्टर है 100 ओम का रेजिस्टेंस है और आपको चाहिए 100.5 या 101 या 102, 103, 103.5, तो क्या कोई कंपनी हर एक पॉइंट बनाना पॉसिबल है? ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी जब रेजिस्टेंस बनाती है तो उसके साथ में वो टॉलरेंस के साथ टॉलरेंस भी देता है कि ये रेजिस्टेंस कितना आगे तक और कितना पीछे तक काम कर सकता है, दैट इज नॉन एज टॉलरेंस। इसीलिए टॉलरेंस को हमेशा ही हम प्लस माइनस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसका टॉलरेंस बोला है कि इसका टॉलरेंस है ±10%, यानी लिखने का तरीका यही होता है कि रेजिस्टेंस के साथ में उसका प्लस माइनस भी लिख देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेजिस्टेंस पे 100 ओम ±10%, तो इसका टॉलरेंस, ये जो प्लस माइनस है वो टॉलरेंस देता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 100 का 10% फाइंड कीजिए, तो 100 का 10% फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका 10। इसका मतलब हुआ कि ये ±10 आ गया। अब 100 में 10 ऐड घटाएंगे तो कितना आएगा 90। अगर 100 में 10 माइनस करूं तो आएगा 90, और अगर 100 में प्लस सिंबल लूं तो कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 90 से लेकर के 110 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए, चाहे 102 का चाहिए, 105 का चाहिए, 107 का चाहिए, तो सब जगह ये रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या कि कंपनीज को इतना रेंज में कोई न्यू रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो एक एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ता। तो टॉलरेंस ये डिसाइड करती है कि वो चीजें कितना आगे तक या कितने पीछे तक वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल 220 ±10% ही ले लेते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 220 का आपको 10% फाइंड करना पड़ेगा, जो कि 22 ओम होगा। अब 22 में ये ऐड प्लस माइनस आएगा, तो एक बार इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 242 ओम, और माइनस करेंगे तो 198 ओम। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 198 से लेकर के 242 तक आपको कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो आप इस रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो टॉलरेंस ये बताता है कि वो रेजिस्टेंस कितना आगे और कितना पीछे तक यूज करने लायक है। ठीक है, तो 20% है, किसी का 5% है, तो वो उस रेंज में वर्क करेगा। टॉलरेंस का ये मीनिंग होता है। नाउ अब इससे अपने कलर से हम निकालते कैसे, इसको लर्न करने का तरीका है। ये कलर एक भी उल्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीरीज में होता है। इसको लर्न करने का तरीका है, देखिए बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife. V.V. Roy of Great Britain had a very good wife. इसमें जहां जहां पे ये बार सिंबल लगा हुआ है वो कलर को इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिए, बी
ब्लैक ब्राउन, रॉय रेड रेड ऑरेंज येलो, सो बीबी रॉय। ओके, ऑफ तो सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए, ग्रेट में मैंने ये लगाया है तो ग्रेट, तो बीबी रॉय ग्रेट मतलब ये ग्रीन। ओके, ग्रीन हो गया। ब्रिटेन ब्लू, हैड अ वेरी वायलेट गुड ग्रे व्हाइट। तो ये लर्न करने का तरीका है, बिकॉज एक भी सीरीज उल्टा हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ये लर्न करने का तरीका है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप यही लर्न करो, आपको इससे कोई ज्यादा एब्रिविएशंस या इससे कोई ज्यादा तरीके लर्न करना है तो कर सकते हैं। इनफैक्ट नहीं करना है तो चलेगा, आपको खाली ये सीरीज याद होना चाहिए। ये सीरीज मेन पर्पस है, ये सीरीज याद होना चाहिए, इसीलिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट बना देते हैं कि इजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बनाना हो या आपको अपनी तरफ से कोई और बनाना हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये तो लर्न करने का एब्रिविएशन है जो अलग अलग जगह पे सब अपना अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कलर को लर्न करने का तरीका है, एक भी कलर उल्टा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि कलर कोडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसके लिए 2-3 रूल ध्यान रखना पड़ेगा। रूल क्या है, सिर्फ साइन कन्वेंशन है कि फर्स्ट टू कलर ऑफ रजिस्टर गिव्स नंबर। पहला 2 कलर जो है वो नंबर बनाता है। थर्ड कलर gives multiplier and fourth color gives tolerance। अब ये टेबल और ये साइन कन्वेंशन, इसको मिला करके हम अब कलर कोडिंग कर सकते हैं। पहले मैं एक सिंबॉलिक देता हूं, फिर मैं जो मेरे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है उससे मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस आपके पास है जिसमें पहला कलर है आपका रेड, ठीक है, दूसरा कलर मान लेते हैं ब्लू, ओके, थर्ड कलर मान लेते हैं ब्लैक। अब फोर्थ कलर होता है सिल्वर या गोल्ड, उसका मार्कर मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो हम फोर्थ कलर मान लेते हैं कि इसी से ये आपका गोल्ड है। ठीक है, ये रजिस्टर पे कलर है, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना है। तो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं कि फर्स्ट 2 कलर ऑफ रजिस्टर गिव्स नंबर। तो पहला कलर कौन सा है, रेड, ठीक है, तो रेड के लिए डिजिट कौन सा है, 2, तो यहां लिख देंगे हम 2। दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू, तो ब्लू के लिए कौन सा डिजिट है, 6, तो ये एक नंबर बन गया, ये नंबर बन गया कितना, 26। तो पहला जो 2 कलर है वो डिजिट देता है जिससे कि नंबर बनता है। ठीक है, डिजिट हमने यूज किया तो ये 26 हो गया। थर्ड कलर ब्लैक है जो क्या देता है, मल्टीप्लायर, यानी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। और ब्लैक कलर, यहाँ ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए मल्टीप्लायर देखिए कितना है, 10 to the power 0, यानी 10 to the power 0 ओम, ये रजिस्टर बन गया। अब बारी है टॉलरेंस की, तो गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना, ±5%, तो ये हो गया ±5%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 to the power कितना होता है, 0, यानी ये हो गया 26 ओम का ±5%, यानी ये 26 ओम का रेजिस्टेंस हो गया जिसका टॉलरेंस ±5% है। इसका मतलब है कि 5% आगे तक और 5% पीछे तक वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पहला 2 कलर हमेशा ही नंबर्स देता है, पहला जो 2 कलर्स होते हैं उसके जो डिजिट्स होते हैं वो नंबर में काउंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बहुत सारे रजिस्टर है, आपको हाँ जो दिखे
अब ये रजिस्टर पता नहीं आप लोगों को शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। पहला जो कलर है वो रेड है, दूसरा कलर भी रेड है, और तीसरा कलर ब्राउन है, और चौथा कलर आप दिख रहा होगा सिल्वरिश कलर है, सिल्वर कलर सॉरी गोल्ड है। ये जो कलर है वो गोल्ड है। इसमें 4 कलर है, ठीक है। पहला 2 आपको सेम कलर है, रेड रेड, ठीक है। तीसरा कलर है वो ब्राउन है, और ये चौथा कलर है वो गोल्ड है। इसके रिगार्डिंग देखते हैं कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको तो लर्न करना था, हो गया। तो इसमें जो पहला कलर है गोल्ड से काउंट नहीं करने का, गोल्ड हमेशा गोल्ड सिल्वर नो कलर टॉलरेंस होता है। तो पहला कलर जो है वो आपका पहला 2 कलर, ये रेड है, ये आपका रेड है, ये ब्राउन है, और ये आपका गोल्ड है। ओके, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा। रेड रेड पहला 2 कलर, तो पहला 2 कलर के लिए नंबर क्या होगा 2 2, यानी ये हो जाएगा ये आपका 22। फर्स्ट 2 कलर गिव्स अ नंबर 22 आ गया, रेड से 2 2। थर्ड कलर गिव्स मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर क्या 10 to the power 1, यानी 10 to the power 1, ये ओम हो गया, इतना का रेजिस्टेंस हो गया। और इसका टॉलरेंस गोल्ड का टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, यानी 220 ओम प्लस माइनस 5%। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस ये अवेलेबल है वो 220 ओम का है, ठीक है। जनरली ऐसा रजिस्टर एलईडी के पीछे में यूज़ करते हैं। कहीं भी एलईडी लगाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, तो आपको पता है कि एलईडीज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हमेशा ही लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो कभी अचानक से सर्किट में वोल्टेज बढ़ गया, तो रजिस्टर का काम क्या होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप करना। तो एलईडी के क्रॉस ये कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके क्रॉस बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए एलईडी को सेफ रखना है तो आपको 220 ओम का रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। 220 हो गया। अब देखिए मेरे पास एक दूसरा रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर है जो आपको कलर दिखाई दे, मुझे भी दिखाई दे। वो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ब्लर ही दिखाई दे, मैं कांस्टेंट रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखोगे पहला जो कलर है, पहले आप देख लो, मुझे पहला कलर ग्रे है, पहला कलर ग्रे है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ऑरेंज है, एंड फोर्थ कलर गोल्डन है, ठीक है। इसमें 4 कलर है। तो अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, इससे फाइंड हो जाएगा आपको कि पहला जो इसमें कलर है वो आपका ग्रे नहीं, पहला ग्रे कलर नहीं है, पहला ब्राउन कलर है, ठीक है। वो कलर वाले कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसका इशू आएगा। पहला ग्रे नहीं है, ब्राउन है, तो ये ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ऑरेंज है, एंड चौथा गोल्ड है। तो हम निकल जाएगा कैसे, ब्राउन के लिए नंबर 1, ब्लैक के लिए नंबर 0, 2 कलर का डिजिट लिखा तो ये नंबर बन गया 10। तीसरा कलर मल्टीप्लाई ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर है 10 to the power 3 ओम हो गया, और चौथा गोल्ड प्लस माइनस 5%। ऐसा कि नहीं कि गोल्ड ही रहता है, अगर कोई कलर नहीं होता, तो अगर 3 ही कलर है, चौथा कलर है ही नहीं, तो याद रखिएगा नो कलर का टॉलरेंस प्लस माइनस 20% होता है। अगर मैं ये कलर रफ कर दूं तो अभी टॉलरेंस इसका प्लस माइनस 20% होगा। ये तो गोल्ड था, तो देखिए ये बन गया। इसको हम 10 किलो ओम प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं, यानी ये जो रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है वो 10 किलो ओम का है।
तो इसीलिए इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि टॉलरेंस दे दे के वो लंबे यूज़ तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो फिर कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का यूज़ करके आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी बेसिकली व्हाट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज़ होता है कि आप जैसे ओम्स लॉ के बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस ना देके ऐसा दिया रहेगा कि द रेजिस्टेंस कलर इज ब्लैक, रेड रेड, ब्लैक, गोल्ड, ठीक है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैं इसे क्वेश्चन देता हूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको पता ही नहीं लगता है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और कॉम्पिटिटिव का एनसीए बुक का है तो एनसीईआरटी में पूछेगा। कैसे देता है कि इफ 10 a register of color red, black, red, black and silver is used in a circuit having potential difference of 20 volt. Find minimum and maximum current in circuit, ठीक है। एनसीईआरटी में, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है इसको, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसे बोला कि मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट निकालो। अब आइडिया नहीं रहेगा तो एक ही करंट आप निकाल पाओगे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस निकालोगे तुरंत फाइंड कर दोगे। लेकिन इसमें क्या टॉलरेंस दे रखा है, तो टॉलरेंस दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो रेजिस्टेंस है बेसिकली, एक मिनिमम जो सबसे कम आएगा, एक मैक्सिमम। तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर तो ओम्स लॉ ही लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो पहला कलर है आपका वो रेड है, ठीक है। रेड, ब्लैक, सिल्वर, हमने सब एक ही यूज किया है, आर बी सिल्वर। नाउ रेड के लिए 2 मल्टीप्लाई, तीसरा कलर ब्लैक है 10 to the power 0 एंड ये आपका सिल्वर यानी प्लस माइनस 10%। तो ये कितना हो गया 22 ओम प्लस माइनस 10%। तो इससे पहले आपको दो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालेंगे 22 का 10%, ये कितना हो जाएगा 2.2। जो रेजिस्टेंस निकला उसका टॉलरेंस निकाला, सॉरी परसेंटेज निकाला, तो कितना है 2.2। अब एक रेजिस्टेंस होगा 22 माइनस 2.2 विच इज इक्वल टू कितना, वो 19.8 ओम। एंड दूसरा रेजिस्टेंस होगा आपका कितना, हाँ 22 प्लस 2.2 विच इज इक्वल टू 24.2 ओम। दो रेजिस्टेंस निकला, एक रेजिस्टेंस ज्यादा एक रेजिस्टेंस कम है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके लिए करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मिनिमम, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट का वैल्यू आएगा मैक्सिमम। तो I1 इक्वल टू मान लेते हैं, तो V अप ओम्स लॉ से करंट का वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस R1 करूंगा तो ये आपका है 20 अपॉन 19.8 और I2 करूंगा तो ये आ जाएगा V अपॉन R2 यानी 24.2, मतलब R2 लिख देते हैं 20 अपॉन 24.2। अब यहाँ ये वैल्यू कम है तो ये I1 निकलेगा और ये वैल्यू क्या होगा ज्यादा है, यहाँ पे I2 निकलेगा। वैल्यू कौन सा ज्यादा होगा I1 वाला, क्योंकि इसके नीचे वैल्यू कम है। इसका मतलब है जो I1 होगा वो आपका मैक्सिमम करंट होगा जो भी इसको सॉल्यूशन के बाद आए, और जो I2 होगा वो आपका मिनिमम करंट होगा। तो ध्यान रखने का कि जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली रेजिस्टेंस है क्या, ये ओम्स लॉ पे बेस्ड ही है, लेकिन डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है।
डायरेक्टली आपको कलर कोडिंग दे रखा है, तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जब भी आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा टॉलरेंस लेके सॉल्व करने का, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली मैक्सिमा मिनिमा दिया ही रहता है, नहीं भी दिया हो और अगर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर क्यों दिया है, कलर कोडिंग क्यों, डायरेक्टली वैल्यू दे देता है। और अगर आपको कलर कोडिंग आता है तो वो जज करने की जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए दिया है कि आप उसके दोनों के दोनों वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि टॉलरेंस का जो मीनिंग होता है वो तो यूज करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो इस पे कलर कोडिंग में बेस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बहुत इजी होता है, लेकिन जो कलर कोडिंग है उसमें कलर फाइंड करना और फिर उसके रेस्पेक्ट में टॉलरेंस का यूज करके दो रेजिस्टेंस निकालना, फिर उन दोनों रेजिस्टेंस के हेल्प से दो डिफरेंट कलर को फाइंड करना, ये पार्ट जो था आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये था आपकी रेजिस्टेंस एंड इट्स कलर कोडिंग, ठीक है। फिर आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद टर्म्स आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जरूरत क्या है, जब अपने पास लार्ज अमाउंट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो फिर हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। पहले बताया कि कोई भी जो कंपनी है वो 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे नहीं निकालती है, वो रेंज में, जैसे 220 ओम हो गया, जो फेमस है वो 100 ओम हो गया, 1000 ओम हो गया, 10 to the power 10 into 10 to the 6 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 546 हो गया, जो बहुत जगह पे यूज होता है सिर्फ वो बनाते हैं, उसके अलावा हर एक वैल्यू नहीं बनाती है। तो हमें बीच में लाना हो तो जैसे 100 ओम का ही रेजिस्टेंस है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है ही नहीं, और मुझे 200 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है, तो कहाँ से लाऊंगा। तो जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसको ही हम प्रॉपर कनेक्शन से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में 100 ओम का रेजिस्टेंस है, जितना है उतना अवेलेबल है, मुझे लाना है 50 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें बनाया ही नहीं है, और कितना भी टॉलरेंस करेंगे तो 50 तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टॉलरेंस ±20% होता है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रॉपर वे में कनेक्शन करना पड़ेगा। 10th में आपने पढ़ा है कि अगर 200 ओम का लाना है तो डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज कीजिए, फिर उसके बाद जो भी दूसरा रेजिस्टेंस यूज कर दीजिए, 200 का ओम जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का हर एक वेराइटी अपने पास अवेलेबल नहीं होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में कोई भी कंपनी जो है एक जो फिक्स वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है वही बनाती है, 100 बनाया, 1000 बनाया, 220 बनाया, जो यूज होता है बस, उसके अलावा बाकी नहीं बनाते हैं। बाकी हमें चाहिए तो हमें बाकी जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसको प्रॉपर वे में कनेक्शन करके निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई हमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ता है, एंड सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए, सर्किट बड़े बड़े सर्किट को छोटे छोटे सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ता है। ओके, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे पढ़ेंगे हम, दो कॉम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ रखा है, इसलिए पहला हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे दूसरा रेजिस्टेंस, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कोई तीसरा कुछ ना वायर ना रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं यहां लगा दूं तो ये फिर तीनों कोई सीरीज में नहीं है। सीरीज का मतलब होता है एक से दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड हो विदाउट एनी वायर्स, मतलब वो बीच में कोई वायर नहीं जाना चाहिए, इधर तो वायर होगा ही, दूसरा कुछ भी टर्मिनल नहीं होना चाहिए, तो ये सीरीज में कहलाएगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का प्रॉपर्टी क्या होता है, बैटरी जितना अमाउंट में करंट निकालता है उतना ही अमाउंट में करंट इंसर्ट भी होता है बैटरी में, ठीक है। तो बैटरी में करंट किधर से निकलता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव से निकाला I, तो सर्किट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, सर्किट कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस सेल से जितना बैटरी निकलता है उतना ही अमाउंट ऑफ बैटरी में करंट इन भी होता है। इधर से I निकला, इधर से I इन गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है। जब पाथ एक हो तो चाहे
पहला रेजिस्टेंस एसी लगा हो, दूसरा रेजिस्टेंस फैन लगा हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो करंट का वैल्यू सब में सेम होगा। और यही रीजन होता है कि अगर सीरीज में एसी और फैन दोनों लगा दोगे तो दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, आपका सेम हो जाएगा। लेकिन हर एक का करंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे फ्रिज जो एसी होता है उसमें 15 एम्पियर 16 एम्पियर का करंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के साथ करंट का वैल्यू सेम होता है, बिकॉज इस करंट को अपने निगेटिव टर्मिनल पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो इस रास्ते को ही फॉलो करेगा। तो सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, बट अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग जो सीरीज है, तो अलग अलग डिवाइसेस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग करता है। लेकिन अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो ये अलग वोल्ट लेगा, ये अलग वोल्ट लेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइसेस आर डिफरेंट, बट जो करंट का वैल्यू होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम, voltage across its resistor are different। voltage drop अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग करता है, V1 V2, यहाँ मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज आपका V, करंट तो जैसा था वैसे के वैसे रह गया, सिर्फ जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो इन दोनों के अक्रॉस में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। सो इसका मतलब हुआ कि जितना वोल्टेज अप्लाइड करते हैं उतना ही वोल्टेज कंज्यूम भी होता है। तो वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज कंज्यूम, ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस भी करंट है, इसके भी करंट कितना है अक्रॉस, आई ही है। V क्या है, टोटल वोल्टेज, ओके। टोटल करंट कितना है, I। तो मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे सर्किट के बदले में अगर हम एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसका वैल्यू मान लेते हैं, लेट R सीरीज निकाल रहे हैं तो हम इसको RS मान लेते हैं। इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है इन दोनों के बदले जो एक रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस RS। तो V के बदले हम क्या लिख सकते हैं, RS। अब बात करते हैं V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो I R1 प्लस I R2, सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर n रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता, इफ दे आर n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होता, फॉर n रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ओके। नाउ ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें वोल्टेज हर एक डिवाइस के क्रॉस अलग अलग होगा और करंट सेम होगा, ठीक है। हाँ, अब जब सर्किट आप सॉल्व करोगे तब दो रजिस्टर सीरीज में है या नहीं है तो देख के नहीं बता सकते कि अच्छा इसके बाद में ये है। हमेशा ही करंट उसमें से फ्लो करने का, अगर करंट सेम है तो ही वो सीरीज में होगा, अदरवाइज सीरीज में नहीं होगा। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक चीज देखे होंगे सीरीज में कि अगर सीरीज में इधर 10 ओम है और इधर भी 10 ओम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो 20 ओम होगा। इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो उन दोनों से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको छोटे छोटे रजिस्टर से बड़े वैल्यू रजिस्टर चाहिए तो आपको सीरीज में ही कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। ओके, नाउ व्हाट, ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये सब आगे सर्किट सॉल्यूशन में काम आता है। तो सिर्फ देख करके कि ये पैरेलल में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको करंट या वोल्टेज डिवीजन करना चाहिए। कई बार जो चीज देखते हैं वो होता नहीं है। इसीलिए मान लीजिए बैटरी है, इसका वोल्टेज भी है, एक ही काम है, इधर से करंट अगर आई निकला है तो इधर से करंट आई जाएगा। पॉजिटिव से जितना करंट निकलता है निगेटिव में एग्जैक्टली उतना ही करंट जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सर्किट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है। अब जब करंट यहां जाएगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे। अब दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। मान लीजिए एक एसी है, एक फैन है, तो ऐसे कंडीशन में करंट का वैल्यू सेम नहीं हो, ऐसा नहीं होता है कि आधा आधा डिवाइड हो जाता है। हाँ, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होगा तो इसमें I/2 इसमें I/2 जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आपका डिफरेंट है। दैट्स वाई करंट अपने आप को यहाँ डिवाइड करेगी। अब कैसे डिवाइड करेगी? आधा आधा करेगी नहीं तो कुछ भी डिवाइड हो सकता है। हम मान लेते हैं कि I1 का एक पार्ट, I1 इधर गया I का, और दूसरा पार्ट गया इधर। अब फिर यहां से क्या है I1, यहाँ I2, और फाइनली निकला क्या I। इसका मतलब हुआ कि जो I है वो I1 प्लस I2 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसमें, और ये बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। तो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही इन दोनों के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल इसके बीच में आ रहे हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस each resistor are same, but current across each resistor are different। और जब भी आप सर्किट आगे सॉल्व करो तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के कि अच्छा ये तो एक दूसरे का पैरेलल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसे सर्किट्स आएंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि दिखने में पैरेलल लेकिन पैरेलल है नहीं। इसीलिए आप ये दोनों लॉ को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर वो पैरेलल में है तो वोल्टेज का वैल्यू सेम होना चाहिए और करंट का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। इन दोनों बेसिस पे ही पैरामीटर पे आप सर्किट को सॉल्व करने का। ओके, नाउ अब जो करंट आई है, चलो दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो कितना हो गया V, जो आप सर्किट लगाओगे एज इट इज वोल्टेज आएगा। करंट डिवाइड होगा I1 एंड I2, तो इसका मतलब हुआ कि I जो है वो I1 प्लस I2 के सम के बराबर होगा। अब इसी बात है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे रेजिस्टेंस का, पैरेलल में कनेक्टेड है, इस पूरे रेजिस्टेंस के बदले अगर मुझे एक रेजिस्टेंस यूज करना हो तो मैं उसको RP मान लेता हूं। लेट RP इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये RP लिखा ताकि ये शो हो सके कि हम पैरेलल कर लेते हैं। आपको R5 लेना, कुछ भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई मतलब नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया? हमने क्या माना? RP। टोटल करंट कितना है? I। टोटल वोल्टेज कितना है? V। तो V, I और RP में क्या रिलेशन होगा? I इक्वल टू V अपॉन RP। टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बट मुझे अगर सिर्फ इस R1 के क्रॉस करंट लेना है तो वोल्टेज तो V एज इट इज सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस अब कितना है? R1 एंड I2 लेना है तो वोल्टेज सेम है, ये कितना है आपका? R2। अब क्या कीजिए, I1 I2 को इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। सो वी गेट I के बदले में V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ओके, नाउ V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सो RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, तो पैरेलल में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है। और जब आपको सिर्फ दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना हो तो आप क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा,
दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना हो तो डायरेक्टली शॉर्टकट इसका यूज कर सकते हैं, आरपी इज इक्वल टू, ठीक है दिख रहा, हाँ आरपी इज इक्वल टू, इसको कर सकते हैं हम R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर में, दोनों का सम नीचे में, ये क्या है निकाला इसी से है, कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो दिस अपॉन दिया दो पैरेलल में, लेकिन अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो सो इफ n resistance are in parallel या n रजिस्टर आर इन पैरेलल, क्योंकि हम कनेक्ट तो रजिस्टर को कहीं रहे ना, रजिस्टेंस तो उसका प्रॉपर्टी होता है। अब ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे रजिस्टर लिख दो तो क्या आएगा 1 अपॉन आर पी यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं, इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 10 ओम रजिस्टर के बहुत सारे रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, 5 ही का 2 भी बन जाएगा, बहुत सारा रेजिस्टेंस अवेलेबल हो तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अभी हम सिंपल लेते हैं कि दो 10 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल, आपको 5 ओम रेजिस्टेंस बनाना है, यानी आपको ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जो इन दोनों से भी कम हो, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा ही पैरेलल में होगा, यानी दिया हुआ वैल्यू से भी अगर आपको कम रेजिस्टेंस बनाना हो तो हमेशा ही पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे बड़ा वैल्यू बनाना हो तो सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो उसको हम अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, R 5 का कारण R पैरेलल इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 2 का शॉर्टकट जो भी देखा था, शॉर्टकट क्या है उसी का एलसीएम है, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5 ओम। इसका मतलब हुआ दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए तो अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज हो जाएगा, फिर कंपनी को 5 ओम के लिए अलग से रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है उसी से नए नए रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। आपको 57 ओम का चाहिए तो थोड़ी ना कंपनी 57 ओम का बनाएगी, आपके पास अवेलेबल जो है उसको कंबाइन करो, 57 के आसपास ऑब्टेन हो जाएगा। हाँ, अब उसमें हो सकता है कि कितनों को सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा, कितनों को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको कितना ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से वो प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने का मेन रीजन यही होता है कि जो रेजिस्टेंस कंपनी ने बना के दे रखा है उससे मुझे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस घटाना पड़ सकता है, देयर आर सेवरल मेथड्स, तो हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ओके, तो ये था आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड कलर कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेल से, जैसे केमिस्ट्री में भी था वैसे ही फिजिक्स में भी आपका ईएमएफ है, सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर वोल्टेज एंड ईएमएफ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज और ईएमएफ एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। वोल्टेज पता हो तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ पता हो तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे आपने अभी रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल किया है वैसे ही सेल का भी रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस कम भी है बिकॉज इसमें 10th में ही पढ़े, लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जामिनर हम नहीं होते, एग्जामिनर बोर्ड वाले क्वेश्चन सेट करते हैं, इसीलिए किसी भी टॉपिक को ये कम इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। जब आपके पास टाइम है, अभी ऑनगोइंग टाइम होता है, 12th के स्टडी टाइम होता है, उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट और कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये टॉपिक होता है लेस जब आपका एग्जाम का टाइम होता है कि मेन टॉपिक क्या है, लेस टॉपिक क्या है। इसीलिए पढ़ते टाइम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता कि ये स्ट्रांग है, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता है, खुद से गेस नहीं करने का, वो गेस करने का काम बोर्ड वाले का काम होता है।
ठीक है। और ये जो काम है कि कौन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के टाइम पे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से एंड सेल के कॉम्बिनेशन से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके।